अस्सलाम वालेकुम बच्चा लोग, होप सो आप तमाम बच्चे बखैर वाफियत भी हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बड़ा बेहतर प्रोडक्टिव पॉजिटिव भी यकीनन कर रहे हैं। हम आज इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ लिटिल टेक्निकल। आपको लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, इल्म के समंदर और चश्मे फूटते जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स निकलते जाएंगे, आप लर्न करते जाएंगे नई चीज़ें एग्जाम के हवाले से। दिस टॉपिक आज का लेक्चर और इससे अगला लेक्चर मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो याद रख लीजिए, जब आप आज का लेक्चर देखें और उसके बाद जब आप तैयार हो जाएं, अपने आप को तैयार कर लें, तो अगला लेक्चर भी जरूर देखें। कंबाइन करेंगे तो आपका एक लॉन्ग मुकम्मल होगा। क्या पढ़ना आज हमने? ओहम्स लॉ का बाय प्रोडक्ट, जो ओहम्स लॉ के नतीजे में चीज हमने सीखी थी, क्या? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस क्या है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, और एक नई चीज रेजिस्टिविटी कहां से उभरती है, ये रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इन तमाम सवालात के जवाब हम हासिल करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए जी, आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। माय नेम इज हसन रजा। स्टूडेंट, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि रेजिस्टेंस क्या है, तो आप बड़ा कॉमन, बड़ा आसान सा जवाब मुझे दे देंगे कि अगर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हो, तो वो कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जो ऑपोजिशन ऑफर करेगा, जो रुकावट ऑफर करेगा, उसे आप रेजिस्टेंस कह देंगे। आप कहेंगे कि जैसे अगर हम वुड की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, पेपर की बात करें, ये तमाम ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस और रुकावट बहुत ज्यादा है, लिहाजा ये करंट को फ्लो होने नहीं देते। जबकि अगर हम मेटल्स की बात करें, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो इनकी रेजिस्टेंस इनके निस्बतन जो मैंने पहले बोले कम है, इसीलिए ये कंडक्टर्स कहलाते हैं, इनमें से करंट फ्लो कर सकता है। अगर हम कंडक्टर्स की भी बात करें, तो कंडक्टर्स की भी क्लासेस हैं। फॉर एग्जांपल, आयरन इज नॉट अ गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर आयरन से बहुत बेहतर है, और कॉपर से बहुत बेहतर है गोल्ड या सिल्वर। अब इन तमाम मेटल्स के अंदर ये जो रैंकिंग हुई है, कॉपर किससे बेहतर है, कॉपर से बेहतर क्या है, ये किस बुनियाद पे हुई है, इसी को आज हम आगे तक लेके चलेंगे। तो चलिए जी, बेसिक बात से शुरू करते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज सिंपली द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस है, आखिर कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? ये जो ऑपोजिशन है, ये जो रुकावट है, ये कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? सो लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये कितनी चीजों पर डिपेंड करेगी? चलिए डिस्कस करते हैं, सीखते हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब तजर्बे किए गए तो पता ये चला कि रेजिस्टेंस एक फैक्टर पे बहुत स्ट्रांगली डिपेंड करती है, एंड दैट फैक्टर इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर पर ये डिपेंड करती है। आपके ख्याल में लेंथ ऑफ कंडक्टर के साथ इसका ताल्लुक, रिलेशन कैसा होगा? मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा से समझाने के लिए एक मिसाल दिया करता हूँ। चलिए फिर से वही एग्जांपल आपके साथ भी शेयर करता हूँ। आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, फिर से देने लगा हूँ कि जब भी आप किसी कंडक्टर की बात कर रहे हो, तो कंडक्टर को एक पाइप कंसिडर किया करें, और उसके अंदर बहने वाले, उसके अंदर चलने, फ्लो करने वाले करंट को पानी कंसिडर कर लिया करें। तो इमेजिन कर लीजिए कि आप अपने स्कूल में मौजूद हैं, और स्कूल के टीचर ने कहा है कि आपने अपना क्लासरूम वॉश करना है, बच्चों ने एक असाइनमेंट मिली है, लेकिन शर्त यह है कि वाटर आप अपने घर से लेके आए। तो हर बच्चा बकेट्स भर भर के घर से लेके आ रहा है, लेकिन आप बहुत स्मार्ट हैं, तो आपके जहन में एक आइडिया आया, आपने बाबा को कॉल की कि बाबा मुझे बड़ा सा लंबा सा पाइप चाहिए। बाबा लेके दे दिया आपको पाइप। अब आपने पाइप का एक हिस्सा अपने घर में वॉशरूम में प्लग इन किया टैप में, और निकल पड़े गाड़ी पे ये पाइप को बिछाते हुए, फैलाते हुए, स्कूल घर से लेके ये स्कूल तक आ गए। अब सारे सफर में आपने बहुत लंबा पाइप, कई किलोमीटर के ऊपर मुहित लंबा पाइप आपने बिछा दिया। अब जब आप स्कूल पहुंचे, आपने घर मामा को फोन करके कहा, मामा जान जरा वाटर ओपन कर दें, टैप ओपन कर दें, मैं स्कूल पहुंच चुका हूं, मैं पानी घर से लेके आऊंगा विदाउट एन एफर्ट। अब आपने अम्मा को तो फोन करके कह दिया, माँ जी जरा टैप खोल दें, और आप वहां पे चुप करके ऐसे करके बैठ जाएंगे। शायद पानी अभी आए नहीं आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा फासला तय करना पड़ेगा पानी को, उतनी ज्यादा रुकावट का शिकार होना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, तो रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रॉन का एटम्स के साथ टकराव, जब बहुत लंबा कंडक्टर होगा, ये सफर बहुत लंबा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बेचारा कितनी कलिगेंस करेगा, टकरा टकरा कर थक जाएगा, और इसी थकने के अमल को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो क्या हुआ, जब लेंथ बहुत ज्यादा हुई, सफर बहुत लंबा हो गया, तो हम कह देंगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ये है वो पहला
फैक्टर जो कि इस रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर सकता है। दूसरा है एरिया ऑफ कंडक्टर। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ कंडक्टर? एरिया ऑफ कंडक्टर से मुराद ये है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, वो कितना चौड़ा है या कितना पतला है। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं, शायद हमें समझ में आ जाए। हमारे पास दो किस्म की वायर्स हैं, एक थोड़ी सी, ये देखो थिन वायर है, और एक थोड़ी सी जरा थिक वायर है। अब मैं आपसे पूछूं कि यार अगर आपने एसी के साथ वायर का कनेक्शन करना हो तो आप कौन सी वायर को प्रेफरेबली कनेक्ट करेंगे, पतली वायर को या मोटी वायर को? तो अगर आप मुझे कहेंगे सर पतली वायर को, तो मैं आपको कहूंगा शाबाश, थोड़ी सी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके दोबारा जवाब दो क्योंकि ये पहला जवाब तो गलत है। आपने कभी बारीक इस तरह की वायर, ये मेरे माइक की वायर मेरे शर्ट में है, मैं थोड़ी सी निकाल के दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ऐसी वायर, कभी इतनी बारीक वायर आपने एयर कंडीशनर के साथ लगी देखी क्या? कभी भी कोई एयर कंडीशनर के साथ टेक्नीशियन इतनी बारीक वायर नहीं लगाएगा। अगर लगाएगा तो यकीनन आपके फादर से अच्छी खासी इज्जत करवाएगा, क्योंकि एयर कंडीशनर को चाहिए ढेर सारा करे। इतनी छोटी सी वायर, थोड़ा सा रास्ता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकेंगे, टकराते टकराते निकलेंगे, जाहिर है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर आपने फिर पानी की एग्जांपल आ गई, आपने बहुत बड़ा वाटर टैंक भरना है और छोटा सा स्ट्रॉ दे दिया मैंने आपको, चलिए जी स्ट्रॉ, बॉटल पीने वाला स्ट्रॉ, कहा कि जी वो नलके में लगाएं और नलका खोलें और भर के दिखाएं जी वो पूरे का पूरा वाटर टब। आप लगे रहेंगे, वो वाटर टब आपसे नहीं भरेगा। क्यों? द रीजन इज सेम, कितना छोटा है, फ्लो बहुत कम हो जाएगा, हिंडर्ड फ्लो हो जाएगा। जबकि अगर आपको कहूं कि ये बड़ा सा पाइप है, ट्यूबवेल का पाइप, ये मेरे मुंह से भी बड़ा पाइप, ये आप लगाएं जरा उस टैप के साथ और खोलिए, कितना तेजी से पानी पीछे से आएगा और फौरन से झट से, मेरा ख्याल है शायद चंद ही सेकंड्स के अंदर टब भर जाए, क्योंकि जब फ्लो करने की जगह ज्यादा होगी, फ्लो करने का इलाका ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर जाएगी। तो इसलिए जहां पे हमें करंट ज्यादा चाहिए होता है, हम वहां पे मोटी तार लगाते हैं। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दिस शुड बी ग्रेटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस। तो क्या ख्याल है आप लोगों का स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या रिलेशन निकलेगा? इनवर्स रिलेशन निकलेगा। सो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अगर आप इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करें तो क्या बन जाएगा भाई? कंबाइनिंग बोथ रिलेशंस, इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, R proportions to L over A. Now this is the relation that we are getting. हम इस प्रोपोर्शनलिटी से तंग हैं, हमें चाहिए इक्वालिटी, हमें कोई फॉर्मूला चाहिए, तो चलिए फॉर्मूला बना लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बनेगा R is equal to some constant L over A. तो ये कांस्टेंट क्या है? This constant is called as resistivity. So R is equals to रो, ये जो कांस्टेंट है इसे रो कहते हैं, रो L over A। मैं इस कांस्टेंट का नाम बकायदा तौर पे आपके सामने मेंशन कर देता हूँ। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रो, बोले तो रेजिस्टिविटी। यार ये रेजिस्टिविटी क्या है और इस रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट कहां से निकला? चलिए इसके कॉन्सेप्ट को भी सिखाता हूं। आम ख्याल ही किया जाता है कि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है और गोल्ड उससे भी अच्छा कंडक्टर है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स को तोड़ के देखिए। सिर्फ यकीन दिलाने के लिए आपको अपना लैपटॉप या कंप्यूटर तोड़ना पड़ेगा, उसके मदरबोर्ड को मजीद तोड़े और उसमें से गोल्ड की वायरिंग निकलेगी। क्या आप जानते हैं कि ये जो अक्सर लोग जंक यार्ड वाले, जिनको हम कहते हैं रद्दी वाले, स्क्रैप वाले, वो कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स या खराब मॉनिटर्स या सीपीयूज क्यों खरीदते हैं? क्योंकि जब उन्हें तोड़ते हैं तो उनके मदरबोर्ड्स के अंदर गोल्ड निकलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुराने लैपटॉप से कंप्यूटर्स को तोड़ के गोल्ड निकाला जाए, इतना आसान नहीं है निकालना, लेकिन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस गोल्ड की कंडक्टिविटी कॉपर से कहीं ज्यादा है। तो आपने अपने बाबा से बात शुरू की, बाबा कहते हैं बेटा गोल्ड जो है वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। आपके फादर कह रहे हैं बेटा गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर, बट यू आर सेइंग नो बाबा गोल्ड इज नॉट अ गुड कंडक्टर। आपने जनाब एक बहस छेड़, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मेरे साथ चलो कि तुम्हें रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आपने कहा नो डैड, यू नो डैड, गोल्ड इज नॉट अ गुड कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर है कॉपर। बाबा कहते हैं नहीं बेटा गोल्ड अच्छा कंडक्टर है। आप कह रहे हैं नहीं कॉपर अच्छा कंडक्टर है। बाबा कहते हैं क्यों कॉपर अच्छा कंडक्टर है? आपने कहा देखें बाबा, हमारे घर में सारी तारें जो वायरिंग की सूरत में हुई हुई है सब कॉपर की हैं। आप जब बाजार से पंखा खरीदने के लिए जाते हैं हम कहते हैं कॉपर वाला दो। आप बाहर से कोई मोटर खरीदने के लिए जाते हैं आप कहते हैं कॉपर वाली दो। आप अगर घर की वायरिंग करवाते हैं तो भी आप ये कहते हैं बाबा कॉपर वाली करवाएं। तो फिर गोल्ड अच्छा कंडक्टर क्यों है? तो आपने कहा चलें बाबा फिर एक कंपटीशन कर लेते हैं, गोल्ड अच्छा है कि कॉपर अच्छा है।
तो बाबा कहते हैं ठीक है, ओके फाइन, लेट्स हैव अ कंपटीशन। अब बाबा ने कहा कि चलो तुम गोल्ड भी ले आओ और कॉपर भी ले आओ, एक एक सैंपल दोनों की रेजिस्टेंस मेजर करके देख लेते हैं कौन सा अच्छा कंडक्टर है। मेरी भी इतनी लंबी जो बहस मैं आपके साथ कर रहा हूँ सब सबूत सामने आ जाएगा। तो आप बहुत तेज, आप क्योंकि मुझसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, बहुत चालाक हैं। आपने क्या किया, बाबा को एक पीस ला के दिया गोल्ड का, लेकिन वो गोल्ड का पीस आप ऐसा ला के दे रहे हैं बाबा को जो इंतहाई थिन और इंतहाई लॉन्ग है, और जो खुद पीस लेके आ रहे हैं कॉपर का वो छोटा सा है और मोटा सा है, छोटा मोटा मेरी तरह का। सो ये जो पीस आप कॉपर का लेके आए हैं दैट इज मतलब वाइड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, लेंथ कम है, तो ये आ गया हमारा कॉपर का पीस और ये आ गया गोल्ड का पीस। तो अब आपने कहा बाबा अच्छा चलें अब रेजिस्टेंस मेजर करें गोल्ड की भी और कॉपर की भी, तो बताएं भाई किसकी ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है आप जीत जाएंगे क्योंकि आप मुझसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आप कहेंगे बाबा जान देखें रेजिस्टेंस तो है रो एल ओवर ए, ये रो तो है कांस्टेंट, इसकी लेंथ कम है यानी रेजिस्टेंस कम होगी, और एरिया बहुत ज्यादा है तो रेजिस्टेंस और कम होगी। देखिए एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस और कम होगी, तो रिजल्ट ये निकला कि इसकी रेजिस्टेंस लो निकल आई और इसकी रेजिस्टेंस देखते हैं इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए में लेंथ बहुत ज्यादा है और एरिया कम है, सो एरिया के कम और लेंथ के ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा निकल आई, तो आपने कहा इसकी रेजिस्टेंस हाई है। तो बाबा वाली बात तो गलत साबित हो गई कि यार रेजिस्टेंस जो है गोल्ड की हम खप रहे हैं, बाबा भी कह रहे हैं कि बेटा गोल्ड की रेजिस्टेंस कम होती है, अच्छा कंडक्टर है, मैं भी आपका टीचर भी कह रहा हूँ कि यार गोल्ड की रेजिस्टेंस कम होती है, गोल्ड एक अच्छा कंडक्टर है। लेकिन आप बहुत स्मार्ट हैं, आपने साबित कर दिया कि यार देखो गोल्ड की रेजिस्टेंस ज्यादा निकल रही है, यहाँ पे कॉपर की रेजिस्टेंस कम निकल रही है। तो ये तो फिजिक्स के अंदर तहलका मच गया। मतलब आज से एक अरसा पहले से ये बात मानी जा रही थी कि यार गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर इवन देन कॉपर, आपने साबित कर दी नहीं भाई कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है। तो फिर आपके बाबा मेरे पास आए कि यार भाई ये देखो मसला हो गया है, बच्चे ने भड्डा डाल दिया, बच्चा कहता है कि यार गोल्ड जो है वो बैड कंडक्टर है, कॉपर अच्छा कंडक्टर है, ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने समझाया देखिए जो आपका बेटा है वो बहुत स्मार्ट है, उसने मुकाबला बराबरी का नहीं किया, उसने आपको जो गोल्ड का पीस ला के दिया है वो बहुत लेंथी है, लंबा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम है, तो जाहिर है गोल्ड जितना भी अच्छा कंडक्टर हो लंबाई बहुत ज्यादा होने की वजह से और एरिया बहुत कम होने की वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, जबकि जो कॉपर है उसका एरिया बहुत ज्यादा है, ज्यादा करंट फ्लो करेगा और लेंथ भी कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस तो कॉपर की कम होगी, आपका बेटा ठीक है। अगर आप मुकाबला करना चाहते हैं, अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं कौन सा मटेरियल अच्छा है, ये तो साइजेस का कंपैरिजन था। अगर आप ये कंपैरिजन करना चाहते हैं कौन सा मटेरियल अच्छा कंडक्टर है और कौन सा मटेरियल बुरा कंडक्टर है, तो मुकाबला कीजिए बराबरी का, यानी कॉपर की भी वही साइजेस और डायमेंशंस की स्पेसिमेन या सैंपल लेके आए और गोल्ड का भी उसी साइज और स्पेसिमेन का सैंपल लेके आए। तो फिर आपके बाबा ने मेरी बात मानी और एक खास फिक्स्ड स्पेसिमेन यानी फिक्स्ड साइज का स्पेसिमेन लेके आए। कैसा स्पेसिमेन, स्पेसिमेन कहते हैं सैंपल को, परेशान ना हो जाना शहजादियों। वो कैसा सैंपल लेके आए भाई, उन्होंने कहा कि ये देखो हम कॉपर और गोल्ड का कंपैरिजन करने लगे हैं, हम आज फिर से मुकाबला होगा कि कॉपर अच्छा है गोल्ड अच्छा है, लेकिन मुकाबला होगा बराबरी का। वो सैंपल ऐसा लेके आए कि जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसकी विड्थ 1 मीटर है और जिसकी हाइट भी 1 मीटर है। यही ऐसा ही बिल्कुल सैंपल गोल्ड का आया, ऐसा ही सैंपल बिल्कुल कॉपर का आया। और अगर देखा जाए तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, सो द वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। आप जानते हैं वॉल्यूम किसकी इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो इसका वॉल्यूम आएगा 1 मीटर क्यूब। अब जब गोल्ड और कॉपर की रेजिस्टेंस को मेजर किया गया, किस रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल को मेजर किया गया, तो पता चला गोल्ड बेहतर है। बराबरी की टक्कर पे पता चला गोल्ड की रेजिस्टेंस कम है,
कॉपर की रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो ये जो आपने मेजर किया ना, जो आपने स्टैंडर्ड बना लिया किसी भी मटेरियल को डिफाइन करने का कि उसकी कंडक्टिविटी या उसकी रेजिस्टेंस कैसी है, ये स्टैंडर्ड क्या बनाया भाई? जब भी मुकाबला होगा, कैसा मुकाबला होगा? बराबर का मुकाबला होगा, यानी 1 मीटर क्यूब मटेरियल लेके आओ, उसकी रेजिस्टेंस मेजर की जाएगी, फिर हम पता करेंगे कौन बेहतर है, कौन कौन बेहतर नहीं है। तो 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द रेजिस्टिविटी। सो बच्चा लोग पॉइंट समझो। सो हाउ यू कैन डिफाइन रेजिस्टिविटी? आ जाओ फिर डिफाइन कर लो आगे मेरे साथ। लेट्स डिफाइन resistivity. Resistivity is simply defined as resistance of 1 meter cube of material is called resistivity. अगर आपसे कोई मजीद पूछ ले कि बता भाई इसका यूनिट्स क्या है, तो अब आप अच्छे बच्चे हो गए, अब आप बहस नहीं करते, अब आप यूनिट्स बताएंगे। यूनिट्स कितने हैं? R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। यहां से रो निकालिए, रो किसके इक्वल आएगी? अबे ये गन्ने की रो नहीं है, तो मैं कहूँ रो निकालो, तुम जो है ग्लास रो का ले आओ, सर ये ले रो पिए। अबे यार ये रो इस सिंबल को कहते हैं शराबी, जैसे इसको क्या कहते हैं? थीटा। थीटा कहते हैं ना इसको प्यार से, इसी तरह इस सिंबल को प्यार से रो कहते हैं, रो। ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा? रो एल ओवर ए से रो क्या आएगा? रो वुड बी इक्वल्स टू आर ए ओवर एल। गॉट माई पॉइंट? ये लो, ये फॉर्मूला आ गया रो का, और यहां से इसके निकाल लो यूनिट्स। चल भाई बता भाई यूनिट्स क्या होंगे? रेजिस्टेंस के ओहम, इसके मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर, कट कटा के आ जाएगा ओहम मीटर। सो दिस इज द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। उम्मीद करता हूँ रेजिस्टिविटी आपको समझ आई होगी। अगले लेक्चर में देखेंगे रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।